अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये है ज़मान स्पेदर में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 20 चीज़ें जो अमेज़न ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही चेंज की हैं, या वो चीज़ें जो अमेज़न ने जो है अपडेट की हैं, या जिन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अमेज़न जो है कंटिन्यूसली चीज़ों को चेंज करता जा रहा है, चीज़ों को अपडेट करता जा रहा है, ताकि जो है हम और अच्छे से अमेज़न पर ग्रो कर सकें अपना बिजनेस, ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो और अमेज़न भी हमारे साथ ही ग्रो करे और कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिल सके। अब इस वजह से जो है अमेज़न हमेशा से ही अपने फीचर्स को जो है कंटिन्यूसली अपडेट करता जा रहा है, अपडेट कर रहा है और फ्यूचर में भी अपडेट करेगा बहुत सारे फीचर। लेकिन इस वीडियो में मैं 20 वो फीचर्स बताऊंगा जो अमेज़न ने रिसेंटली अपने जो सिस्टम में जो है चेंज किए, जो नई चीजें उसने इंट्रोड्यूस करी है। तो इससे पहले मेन टॉपिक पर आऊं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके 2 क्लिक्स मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं, जिससे मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आज का टॉपिक शुरू करें। अब सबसे पहली चीज जो है वो मोस्ट कॉमन चीज है, आप सब लोगों ने खुद ही नोटिस कर ली होगी और आप सब लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि किस तरीके से जो है ई कॉमर्स आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की ट्रेड को टेक ओवर करता जा रहा है। अब काउंटलेस बिजनेसेस हैं जो कि अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की तरफ भी आते जा रहे हैं, और उनकी सेल जो है ऑनलाइन पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। अब ये चीजें 2010 के बाद से ही हमें देखना शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी, इसलिए किसी के नोटिस में नहीं आई। इसको असल बूम मिला कोविड के बाद। कोविड के वक्त जब सब लोग घर में कैद थे और सिर्फ उनके पास ऑनलाइन चीजें मंगवाने का ही ऑप्शन था, तब जो था ऑनलाइन बिजनेस में असल ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली। अब 2020 में जो है 44% जो थी सेल्स ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफर हुई है, जो कि बनते हैं यूएस के $1 ट्रिलियन, जो कि आपके ऑफलाइन स्टोर से ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। जिससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है आपका ई कॉमर्स दुनिया की ट्रेड को टेक ओवर करता जा रहा है। इसकी कॉमन मिसाल आप खुद ही ले लो कि आप लोग में से जितने लोग भी FBA कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही चीज अलीबाबा से खरीद रहे, ठीक है, और उसको बेच रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस, और वहां उसको ऑनलाइन ही बेच रहे हैं। आप लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं। इसी तरह ही दुनिया की सारी ट्रेड जो है आपकी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। अब 2021 के एंड तक जो है 20 मिलियन वेबसाइट है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है सेल करने के लिए, जिसमें से 55% शेयर जो है वो सिर्फ अमेज़न का है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से अमेज़न जो है दुनिया की ई कॉमर्स स्पेस पर अपना कब्जा जमा रहा है। अब अमेज़न के बारे में क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये भी जो .com बबल जो कि 1995 से लेकर 2001 तक था, और रियल एस्टेट बबल जो कि 2006 से लेकर 2014 तक था, ये अमेज़न भी उसी तरह है। ये भी एक बबल बनता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि ये भी क्रैश कर जाएगा। अब .com बबल और रियल एस्टेट बबल दोनों ही डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा अमेज़न पे है तो हम अमेज़न पर ही रहते हैं। अब इसका सिंपल सा आंसर है कि जिस तरीके से क्रिटिक्स से कहते जा रहे हैं, अब अमेज़न पिछले 15 साल से 20% के हिसाब से हर साल इनकी 20% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और सबसे मेन चीज के अमेज़न ने जो है .com बबल सरवाइव किया, जबकि बहुत सारी वेबसाइट्स क्रैश कर गई थी। रियल एस्टेट बबल सरवाइव किया, जबकि मिलियंस ऑफ लोगों को अपने घर द्वार छोड़ने पड़े, कितनी गुर्बत हो गई थी, सबको ही पता है इस बारे में। और सबसे मेन चीज के अमेज़न ने पेंडेमिक सरवाइव किया, जो कि जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस जो थे डूब गए। अमेज़न ने जो थे $28 बिलियन 2019 में किए, और यही नंबर बढ़कर 2020 में $31 बिलियन के तक पहुंचा। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि अमेज़न जो है कोई बबल नहीं है, ये एक स्टेबल बिजनेस मॉडल है जो टाइम के साथ ग्रो करता जा रहा है और ये ग्रो करता रहेगा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी चेंजेस हैं वो है अमेज़न ने रिसेंटली ही अपना खुद का प्रोडक्ट रिसर्च टूल जो है इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि ना हीलियम 10 है ना ही जंगल स्काउट है, जिसका नाम है अमेज़न प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। ठीक है, ये वही काम करता है जो कि आपका जंगल स्काउट और हीलियम 10 करता है। बस फर्क ये है कि अमेज़न ने इसको अब खुद ही इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें आपको और भी डिटेल में इनसाइड डिटेल मिलेगी किसी प्रोडक्ट की, किसी सेलर के बारे में, जिससे जो है आपको आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी होगी। इसमें आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कितने प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जो है सक्सेसफुली लॉन्च किए गए हैं, कितने वो जो है प्रोडक्ट का स्कोप है और कितना उसमें जो है आपका कंपटीशन है। यहाँ तक कि आप जो है
आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनकी एज कितनी है ये तक आप इसमें पता कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अमेजन ने बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि जहां आप लोगों को पे करना पड़ता था ऐसे टूल्स के लिए, अमेजन ने यही सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में लेके दे दी है। अब आपके पास अपना टूल होगा फ्री में अमेजन सेलर सेंट्रल में ही, जिसके थ्रू आप जो है अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकेंगे। अब अगली जो सबसे मेन चीज है जो कि आपका दिमाग घुमा के रख देगी इस तरह की चेंजेस है, वो है थर्ड पार्टी सेलर्स को अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करना बंद करने वाला है, जैसे कि आप और मैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस को जब तक इतना टाइम लगेगा कि आप जो है बूढ़े हो गए होंगे, आपकी आने वाली नस्लें इस पे काम करने लगेंगी अमेजन के मॉडल पे, तब जाके उनको इस चीज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ये चीज जो है बातें इसके बारे में चल रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन के बहुत सारे जो है बिजनेस मॉडल हैं, जिसमें आपका अमेजन FBA आ जाता है, अमेजन थर्ड पार्टी सेलर्स आ जाता है, अमेजन किंडल आ जाता है, अमेजन प्राइम आ जाता है, अमेजन AWS आ जाता है, और इस तरह की अमेजन की एक फूड कंपनी भी है। तो अब ये सारी कंपनीज ऐसी हैं और ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं अमेजन की, कि अमेजन इनकी ताकत और इनका वजन इस्तेमाल करते हुए इनके कंपटीशन को मार रहा है और कंपटीशन बनने दे नहीं रहा, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में एक अकेले हैं, एक अकेले इनकी मोनोपोली चल रही है, जो चीज यूएस की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही। तो इस चीज को नजर रखते हुए यूएस की गवर्नमेंट ने जो है फैसला किया है कि वो जो है इन फ्यूचर कुछ बिल पास करने वाले हैं, जिसके बाद अमेजन के टुकड़े हो जाएंगे, जिसका मतलब है AWS अलग कंपनी हो जाएगी, अमेजन प्राइम अलग कंपनी हो जाएगी, अमेजन सेलर सेंटर अलग कंपनी हो जाएगी, मर्ज बाय अमेजन अलग कंपनी हो जाएगी, अमेजन किंडल अलग कंपनी हो जाएगी, सारी कंपनी अलग हो जाएगी, ये एक कंपनी नहीं रहेगी। तो इसके जवाब में अमेजन ने जो है गवर्नमेंट को कहा है कि अगर इस तरह के बिल्स पास किए गए तो अमेजन जो है अपनी जो है अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी सेलर्स को सेल करना जो है बंद कर देगा, और थर्ड पार्टी सेलर्स जो है जो कि आप और मैं अमेजन के प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर पाएंगे। तो अब चल के देखते हैं कि अमेजन सच में ऐसा कर सकता भी है कि नहीं। अब अगर आप अमेजन के रेवेन्यूज को देखें तो अमेजन के रेवेन्यूज में 55% रेवेन्यू वो जनरेट होता है जो थर्ड पार्टी सेलर्स अमेजन के प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, जैसे कि आप और मैं। मतलब हम जो है अमेजन को 55% रेवेन्यू 55% बिजनेस बना के देते हैं। तो ये इस तरह की धमकी है जो अमेजन ने दी है कि एक तरह से सुसाइड करना हो गया। अब इस चीज को करना अमेजन के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदेह है। अमेजन अपना 55% रेवेन्यू जो है गवा देगा अगर ये चीज हुई, लेकिन ये चीज अभी फ्यूचर में बहुत ही दूर है, तो हमें इसके बारे में फिक्र करने की अब से जरूरत नहीं है। आपने जो है अपने FBA के बिजनेस पे फोकस करना है, लेकिन इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि इसको आपने जो है अपना इकलौता बिजनेस नहीं बनाना। इससे जो आप पैसे जनरेट करें उसे और जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब जिस तरीके से अमेजन जो है इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह की धमकियां दे रहा है, उसी तरह से वॉलमार्ट जो है अब थर्ड पार्टी सेलर्स को इनकरेज करता जा रहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पे आके सेल करें। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को वॉलमार्ट का पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बता दूं कि वो भी अमेजन की तरह एक मार्केट प्लेस ही है, लेकिन वो जो है थोड़ी अमेजन के मुकाबले में थोड़ी कम है, तो इसलिए उसको उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। यूएसए में वो बहुत पॉपुलर है, फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज में वो इतनी पॉपुलर नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का सेलर सेंट्रल जो है अमेजन आपको बंद भी कर देता है, अलाउ नहीं करता सेल करने को, तो आप वॉलमार्ट तरह के ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है अभी फ्यूचर में बहुत ही दूर है, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में घबराने की जरूरत है अभी से। तो अभी आप लोग सेल करें और अपनी जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके अपनी और सोर्स ऑफ इनकम भी बनाए। अब अगली चीज जो है वो ये है कि आप जो है आप अमेजन FBA पे अपने रिटर्न्स पे भी पैसे कमा सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी नए हैं, उन्होंने अभी तक अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। जिन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उनको इस चीज के बारे में पता होगा कि अगर आप जो है FBA पे कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो लेट सपोज आप FBA पे कोई चीज सेल कर रहे हैं, कस्टमर उस चीज को खरीद लेता है, खरीदने के बाद 2-4 दिन वो उसको यूज करते हैं, उसको वो चीज समझ नहीं आती, तो अमेजन के पॉलिसीज के मुताबिक वो उसको रिटर्न कर सकता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न कर लेता है और आपको उसको 100% रिटर्न वो जो है रिफंड करना पड़ जाता है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास आ गया है अब वो न्यू प्रोडक्ट नहीं रहा। तो जैसे कि अगर आप अपनी लिस्टिंग न्यू सेल कर रहे हैं और आपके पास जो रिटर्न प्रोडक्ट आया है वो यूज हो चुका है, तो अब उस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते,
वो प्रोडक्ट अमेजन के पास FBA में पड़ा रहेगा, आपके पास उसके आपसे जो है उसकी फीस चार्ज होती रहेगी, उस प्रोडक्ट को आप सेल नहीं कर सकते। अब इसी चीज को जो टैकल करने के लिए और हमारे बिजनेसेस के लॉसेस को कम करने के लिए अमेजन ने नई चीज इंट्रोड्यूस की है, वो है अमेजन FBA ग्रेड एंड रीस्केल प्रोग्राम। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आप अपने सेलर सेंट्रल में जब FBA कर रहे हो तो इजिली वहां पे देख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में होता क्या है कि आपकी जो इन्वेंट्री इसी तरीके से रिटर्न होके वापस आ जाती है, उस इन्वेंट्री को आप अपने सेलर सेंट्रल में इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या कि जब इसमें आप वो वाली इन्वेंट्री इनरोल कर देंगे तो अमेजन क्या करेगा कि इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करेगा और उसके बेसिस पर आपको एक नया उसकी कॉपी लिस्टिंग बनाने की परमिशन दे देगा, जिसमें अमेजन कंडीशन खुद सेलेक्ट करेगा कि प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में जाता है, गुड, न्यू यूज, ठीक है, न्यू लाइक यूज या बहुत ही ज्यादा यूज, जो भी कैटेगरी वो आपको दे। वो चीज ये होगी कि वो आप एडिट नहीं कर सकेंगे, वो वैसा ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा कि आप जो है जिस तरीके से FBA करते थे लिस्टिंग, उसी तरीके से आप जो है उसी लिस्टिंग को कॉपी बना लेंगे और उस लिस्टिंग की के अंदर प्राइस वगैरह सब कुछ सेट कर देंगे और फिर ये कि आप उस यूज प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। अब ये चीज जो है ये करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब मेरे पास इस तरह का कोई स्टॉक आता नहीं है कि मैं आपको एग्जांपल अभी दिखा सकता, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप जो है FBA ग्रेड एंड रीस्केल प्रोग्राम में किस तरीके से अपनी लिस्टिंग को इन्वॉल्व करके जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है जो यूज हो गए उनको आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। अब अगली चीज जो है अमेजन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है वो है अमेजन लिक्विडेशन प्रोग्राम। इसका जिक्र मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था, उस वीडियो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं लिंक दे सकता। अमेजन लिक्विडेशन प्रोग्राम क्या है कि अगर आपकी कोई इन्वेंट्री है जो कि आपने अमेजन FBA कर दी है लेकिन वो अब सेल नहीं हो रही है और आपको उस पर FBA फीस देनी पड़ रही है, आपकी जेब से तो FBA फीस जा रही है लेकिन अमेजन को आपसे ज्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि उनकी वो जगह गिरी हुई है, वो जगह आप गिर के बैठे हुए हो, तो अमेजन को उससे ज्यादा लॉस होता है और आपको भी लॉस होता है। तो इस वजह से जो है अमेजन ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, अमेजन लिक्विडेशन प्रोग्राम, जिसमें आप अपनी जो इस तरह की इन्वेंट्री जो सेल नहीं हो रही है उसको आप अमेजन की लिक्विडेशन प्रोग्राम में इनरोल कर देते हैं और फिर अमेजन क्या करता है, अमेजन आपके लिए एक होलसेलर खरीद लेता है, वो होलसेलर ढूंढ लेता है जो आपकी इस तरह की इन्वेंट्री बाय करने में इंटरेस्टेड हो। फिर उसके साथ ये होता है कि उसको आप यही इन्वेंट्री डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच सकते हैं और अपने FBA के जो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है जिसपे आप लॉस कर रहे हैं, तो उससे जो है आप अपने लॉसेस रोक सकते हैं और जो आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है उससे जो आपको रेवेन्यू मिलता है उसे आप अपने नए प्रोडक्ट के लॉन्च में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी और इतना बड़ा अब आपका FBA अब आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं बन जाएगा कि आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये कि आपके लिए अगर आपकी इन्वेंट्री नहीं भी बिके तो आपके लिए जो है पैसे रिकवर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने काफी सारे लॉसेस जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब अगली चीज जो है उन कस्टमर को सर्व करना जो कि सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले अमेजन पर आप सेल करते हुए रिटर्न पॉलिसी अपनी बना सकते थे, रिफंड पॉलिसी भी अपनी बना सकते थे, उनके तहत जो था सारी चीजें जज होती थी, A to Z क्लेम्स लगते थे या कोई अगर रिटर्न क्लेम लगता था तो वो सारी चीजें आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो था हैंडल कर सकते थे और अमेजन भी आपकी पॉलिसी को रिस्पेक्ट करता था। अब अमेजन ने ये फीचर हटा दिया है और अब सिर्फ जो है अमेजन की अपनी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी ही अप्लाई होती है। तो अब ये होगा कि अगर लेट सपोज कोई कस्टमर है आपसे चीज खरीद लेता है और उसको वो चीज रिटर्न करनी है तो वो क्या करेगा, वो सीधा जब रिटर्न रिक्वेस्ट डालेगा तो आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं आएगी, रिटर्न रिक्वेस्ट जाएगी अमेजन के पास। अब अमेजन उसको खुद डिसाइड करेगा, सिस्टम उसको डिसाइड करेगा कि उसका रिटर्न एक्सेप्ट करना है या नहीं, उसको रिफंड देना है कि नहीं, उसको रिफंड की जगह रिप्लेसमेंट देनी है कि नहीं, ये सारी चीजें अमेजन खुद डिसाइड करेगा। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब रिटर्न पॉलिसी वही होगी जो अमेजन चाहेगा। तो इससे अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेके 1-2 दिन यूज करके आपको वापस भी देना चाहे तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को ऐसे कस्टमर्स को भी सर्व करना है और अमेजन डिसाइड करेगा कि उसका रिटर्न एक्सेप्ट करना है और अगर रिटर्न एक्सेप्ट करना है तो आपको बगैर बताए ही आपके अकाउंट से रिटर्न लेबल के पैसे कट जाएंगे और कस्टमर तक वो रिटर्न लेबल दे दिया जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट जो है रिटर्न कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेजन ने ऐसा क्यों किया, इससे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हर बिजनेस में
कस्टमर जो होता है वो प्रायोरिटी होता है, कस्टमर पहले आता है, उसके बाद सेलर आता है, क्योंकि इस तरह की सर्विसेज ही होती हैं जो कि 5 स्टार रिव्यू और हैप्पी कस्टमर्स बनाती है। इस वजह से अमेज़न जानता है कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट है। अगर इस तरह का एक कोई रिटर्न आ जाता है जिसमें आप 10, 20, 15, $50 का लॉस खा लेते हो, लेकिन वो कस्टमर एक हैप्पी कस्टमर बन जाता है और वो कल को आके आपसे 100, 200, $1000 तक का प्रॉफिट भी आपको दे सकता है। तो इस वजह से अमेज़न जानता है कि कस्टमर को पहली प्रायोरिटी पे रखना है ताकि हैप्पी कस्टमर्स आए। हैप्पी कस्टमर्स आएंगे तो ही वो अच्छे फीडबैक देंगे तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये चीजें ऐसी है कि इसका ड्रॉबैक आपको अमेज़न पे खाना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है। इससे ये होगा कि कस्टमर खुश होगा तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब मैं जो हूँ अमेज़न पे FBA और FBM दोनों करता हूँ, तो FBM पे मेरे बहुत सारे रिटर्न्स इस तरीके से आते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, खैर कम ही होते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स जितने आते हैं इन दी एंड, जब मंथ के एंड में जब मैं उनको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे जितना लॉस हुआ होता है उससे वो उस मुकाबले कुछ नहीं होता जितना मैंने अमेज़न से प्रॉफिट कमाया होता है। तो इन दी एंड लॉन्ग रन में ये चीजें जो है आपके ही बिजनेस को सपोर्ट करती है, इसलिए अमेज़न ने इसको इंट्रोड्यूस करा है ताकि कोई भी कस्टमर जो है उदास होकर, निराश होकर हमसे ना जाए। अब अगली बड़ी चेंज जो अमेज़न ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है वो ये कि अब आप नेगेटिव फीडबैक दिए हुए कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो कस्टमर जिन्होंने 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार रिव्यू दिए, उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज अमेज़न ने क्यों अलाउ की? ये चीज अमेज़न ने इसलिए अलाउ की ताकि जो है आप कस्टमर के साथ बात करें, कस्टमर किस वजह से निराश हुए, आपको एक दूसरा मौका मिल जाए कस्टमर को हैप्पी करने का। तो इस चीज का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ बात करें और उनके पैरों में गिर पड़े कि भाई मेरा आपने जो नेगेटिव फीडबैक दिया इसको वापस ले लो। ये चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। रिव्यूज वाली वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो के ये बताया था कि आपने जो है कस्टमर से डायरेक्ट रिव्यू कभी नहीं मांगना। ये फीचर अमेज़न ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भेजा है और कस्टमर को वो प्रोडक्ट डैमेज मिला, ठीक है, आपने सही प्रोडक्ट भेजा, शिपमेंट जाते हुए रास्ते में ट्रांसमिट होते हुए वो प्रोडक्ट डैमेज हो गया, कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिला, कस्टमर को गुस्सा आया, कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया क्योंकि कस्टमर ख्वारी नहीं काटना चाहता था कि वो $10 या $200 या $20 के लिए आपके साथ बहस करे, ठीक है। इस वजह से जो है अमेज़न उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। तो अगर आप उस कस्टमर से कांटेक्ट करें कि ये जो हुआ ये टोटली कोइंसिडेंस था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये ट्रांसलेट में कभी कभी इस तरह हो जाता है, और आप उसको फ्री रिप्लेसमेंट इशू करें, सही है, या पार्शियल रिफंड इशू करें, और उसको खुश करने के लिए जो चीज़ उसको जिस चीज़ को वो प्रेफर करे आप वो चीज़ उसको ऑफर करें, तो वैसा कस्टमर वो क्या होगा, वो खुश होगा, और खुश होने ही वो खुद ही आपका रिव्यू जो होगा उसको अपडेट कर लेगा। लेकिन आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने उसको नहीं कहना कि आपका रिव्यू, आप जो है अपना रिव्यू अपडेट करो। इस चीज़ पे क्या होगा कि अमेज़न आपका अकाउंट जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर के साथ जो बात कर रहे हैं वो अमेज़न के थ्रू होती है, अमेज़न सारे मैसेजेस आपके पढ़ रहा होता है। तो अब ये जो है मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आपको एटलीस्ट एक चांस मिल जाता है अपनी सर्विस अच्छे से प्रूव करने का कस्टमर को कि आप जो है आपकी सर्विस अच्छी है। बस ये जो था ट्रांसमिट में एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको डैमेज प्रोडक्ट मिला और आप उसको सोल्यूशन ऑफर करें। अब इसमें जो है चांसेस जो है 60-40 है। 60% चांसेस ऐसे होते हैं कस्टमर खुश होकर रिव्यू अपना खुद ही अपडेट कर देता है, और 40% चांसेस होते हैं कि वो अपडेट नहीं करे, ठीक है। तो अगर वो अपडेट नहीं भी करे तो इसे आपने अपनी किस्मत समझ के आगे बढ़ जाना है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, सही है, जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया। अब कस्टमर ने रिव्यू अगर जो है अपना चेंज नहीं किया तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपने बस उसको छोड़ के आगे बढ़ना है और सर्विसेज पे मेहनत करनी है कि और आप अच्छे फीडबैक्स हासिल करें ताकि ये वाला फीडबैक जो है नीचे दब जाए, डूब जाए। अब अगला जो अमेज़न ने सबसे बड़ा फीचर इंट्रोड्यूस किया है वो है अमेज़न इंश्योरेंस एक्सेलरेटर। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसका जो है नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये जो है अमेज़न ने अब रिसेंटली एक और सर्विस इंट्रोड्यूस कराई थी, वो था अमेज़न IP एक्सेलरेटर। अब अमेज़न IP एक्सेलरेटर क्या था? जो अमेज़न का वो प्रोग्राम जिसमें अमेज़न ने बहुत सारे अप्रूव्ड लॉयर्स जो थे उनको इनरोल कराया था, जिसमें क्या होगा कि आप अमेज़न के थ्रू अपना ट्रेडमार्क, अपना प्रोडक्ट, अपना कॉपीराइट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बचा सकते हैं।
अब ये जो प्रोग्राम था अमेजन का बहुत ही अच्छे से चला। बहुत सारे बिजनेसेस थे जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर कराए। क्यों रजिस्टर कराया? इसलिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजन पे रैंक अच्छे से करने लग जाता है और उसके ऑर्डर्स आने लगते हैं, उस पर रिव्यूज आने लगते हैं, तो अमेजन में एक फीचर है सेल योर्स का, जो कि हर सेलर सेंट्रल में आ रहा होता है। अमेजन खुद ही इंकरेज करता है कि एक ही लिस्टिंग पे सारे चिमट जाओ, ठीक है। अब अगर आप चिमटने वाले बंदे हो गए तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, आपको किसी और की ग्रो की हुई लिस्टिंग पर ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, बस आपको ऑर्डर फुलफिल करके उनको देना है, ठीक है। लेकिन जिस बंदे की लिस्टिंग है वो, उस बेचारे को कितनी इस चीज से तकलीफ होगी कि उसने इतनी मेहनत करके लिस्टिंग ग्रो की, अब सब चिमट गए उसकी लिस्टिंग पे, और जो सेल्स उसके पास आनी थी वो सेल्स अब डिवाइड होती जा रही है। तो ऐसे सेलर्स के लिए ये चीज जो थी बहुत अच्छी थी, आईपी एक्सेलरेटर के वो जो था अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं अमेजन के थ्रू, और जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते तो उनकी लिस्टिंग पर जो था इस तरह के लोग चिमट नहीं सकते थे। इसलिए अमेजन ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया ताकि हम जैसे लोग जिनकी लिस्टिंग पर अगर कोई चिमट रहा है तो वो इस चीज को प्रोटेक्ट कर सके, और ये प्रोग्राम जो था बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसलिए अमेजन ने जो है अभी रिसेंटली अमेजन इंश्योरेंस एक्सेलरेटर इंट्रोड्यूस कराया है। अब अमेजन इंश्योरेंस एक्सेलरेटर क्या है कि इसमें बहुत सारी, जिस तरीके से उसमें लॉयर्स थे आईपी एक्सेलरेटर में, इंश्योरेंस एक्सेलरेटर में बहुत सारे इंश्योरेंस फर्म्स हैं जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए और ये कि आपकी लिस्टिंग्स के लिए। अब यूएसए में ये चीज बहुत कॉमन है कि कोई भी अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस इंश्योरेंस लाजमी लेते हैं ताकि उसका बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे, खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा हो जाए। जिस तरीके से अगर आप जो है एफबीए कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री चाइना से निकल गई है और यूएसए जा रही है और खुदा ना खास्ता बीच में शिप जो है वो डूब जाए, आपका कंटेनर समंदर में गिर जाए या कुछ इस तरह हो जाए कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, तो आपने अपनी शिपमेंट पे कितना खर्चा किया होगा ये सिर्फ आप ही जानते हैं, और आपके लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की चीजें आप लोगों को ऐसी जगहों पे काम आएगी कि अगर आप जो है अमेजन के थ्रू इस तरह के जो इंश्योरेंस एक्सेलरेटर में एनरोल हो जाते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो इस तरह के इंश्योरेंस के थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट के जो, अगर आपके इस तरह कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो ये कि इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेंट्री फिर से अलीबाबा से मंगवा सकते हैं और आपका बिजनेस जो है अमेजन पे फुली सिक्योर रहेगा। अब अगली चीज ये है कि अमेजन अब टू $1000 डैमेजेस आपके लिए कवर करेगा, जिसका मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सी समझाता हूं कि लेट सपोज आप कोई चीज अमेजन एफबीए पे बेच रहे हैं, लेट सपोज आप जो है पेट कैरियर बेच रहे हैं, जो कि मतलब बाहर बहुत ही कॉमन चीज है। जिस तरह यहाँ पे बेबी कैरियर होता है वहाँ पे पेट कैरियर भी होता है, जिसमें लोग जो है पेट डाल के अपना पिराते हैं, जो यहाँ से आ रहा होता है बेल्ट टाइप का होता है, उसके अंदर पेट कैरियर होता है। लेट सपोज आप पेट कैरियर बेच रहे हैं और किसी ने उसको, मतलब आपके कस्टमर ने आपसे खरीदा वो पेट कैरियर और वो उसमें अपने पेट को डाल के लेके जा रहा है, और लेके जाते हुए वो पेट कैरियर नीचे से फट जाए और उसका जो पेट है वो नीचे रोड के ऊपर या जमीन के ऊपर गिर जाए और उसका हाथ पांव टूट जाए। अब वो पेट को जो है हॉस्पिटल लेके जाए, हॉस्पिटल लेके जाने में उसका प्लास्टर कराए, उसका इलाज कराए, उसका हाथ सही करवाए, ठीक है, तो उस पर उसके बहुत सारे खर्चे हो। अब इस तरह का कस्टमर, दो कंडीशंस होती है, या तो कस्टमर गुस्सा हो जाए और आपसे कहे कि भाई और A to Z गारंटी क्लेम मारे कि आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे ये सब नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है, और तो ये कि मुझे मेरा रिफंड करो। या फिर अगर वो कस्टमर रूड निकला और वो आपको कहे कि भाई मेरा आपके प्रोडक्ट की वजह से मुझे ये डैमेजेस हुए, इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल्स के ये बिल्स पे करने पड़े, तो अब आप मुझे इतने पैसे पे करोगे, ठीक है। आप सोच रहे होगे अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से, आपको ये क्या बात हुई, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन यूएसए में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इस तरह की पेनल्टीज पड़ सकती है। तो अगर वो आपको कहे कि भाई मुझे जो है अब आप जो है इतने पैसे पे करोगे क्योंकि मेरे इतने सारे बिल खर्च हुए हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स लगे मुझे, क्योंकि मुझे डॉग उसका इलाज करवाना पड़ा, तो यहाँ पे आ जाते हैं अमेजन। अमेजन क्या करेगा, अमेजन आपके बिहाफ पे कस्टमर को पेमेंट दे देगा, ठीक है। अप टू $1000 जो होगी पेनल्टी अमेजन आपके बिहाफ पे कस्टमर को दे देगा और आपसे वो $1 तक चार्ज नहीं करेगा और ना ही A to Z क्लेम आपके अकाउंट हेल्प पे लगाएगा। ये चीजें अमेजन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तरह की पेनल्टी से बच सके और हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करने में कोई रुकावटें ना आए। लेकिन इस चीज के लिए जो है आप लोगों को एक चीज मस्ट है कि आप लोगों को अमेजन के इंश्योरेंस एक्सेलरेटर में एनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये फीचर मिलेगा कि अमेजन आपके बिहाफ पे इस तरह की कोई पेनल्टीज पे करे। अब अगली जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अमेजन आपको कमीशन पे करेगा हर सेल पे। अब आप सोच रहे होगा कि अमेजन तो हमसे कमीशन लेता है तो वो हमें कमीशन क्यों देगा पर सेल पे।
ठीक है। तो लेट सपोज कि आप जो है अमेजन पे FBA करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, अभी आपने रिसेंटली नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन आप जो है ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते कि आप जो है अमेजन पे रिलाय करें कि आपका प्रोडक्ट रैंक करे और आपका बिजनेस ग्रो करे। तो आप क्या करते हैं कि आप फेसबुक शो, इंस्टा शो या फिर गूगल पर किसी भी सोशल मीडिया पर जो है आप कैंपेन रन करते हैं और कस्टमर गैदर करते हैं और उन कस्टमर को सीधा लेके जाते हैं कहां, अपनी अमेजन की लिस्टिंग पे, ताकि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आप एक्सटर्नली कैंपेन्स रन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं अपनी जेब से ट्रैफिक लाने के लिए, कहां, अमेजन पे, ठीक है। अब जब आप अमेजन पे एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं तो इससे आपको दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रैंक करता है, क्यों, क्योंकि अमेजन को मुफ्त में बाहर से ट्रैफिक निकल के आ रहा है, वो बाहर से एक्स्ट्रा ट्रैफिक आ रहा है अमेजन पे, ठीक है, जिसको लाने में अमेजन को बहुत मेहनत और बहुत पैसे लगते हैं, वो काम अमेजन को आप करके दे रहे हो। तो इन चीजों से ये होता है कि एक तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है और दूसरे एक एल्गोरिदम, आपका अमेजन का एल्गोरिदम इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आपके प्रोडक्ट को वो और अच्छे से रैंक करता है और ज्यादा जल्दी रैंक करता है। अब जब आप एक्सटर्नल कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो अमेजन को पता है कि उस पर आप जो है अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, इसी वजह से अमेजन क्या करता है कि आपके लिए अपनी रेफरल फी 10% कम कर देता है। क्यों? क्योंकि आप जो है अमेजन पे एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, तो अमेजन आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, आपकी कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए आपकी रेफरल फी 10% कम कर देता है। और एक और चीज कि अगर इसी तरह का आप कोई कस्टमर ले आते हैं जो कि आपकी से भी प्रोडक्ट खरीदता है और क्यों अमेजन पे घूम के कहीं और से भी प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो उसका कमीशन भी, उस पर भी अमेजन आपको 10% कमीशन देगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये चीज बहुत पहले से होती हुई आ रही थी कि अमेजन जो था इस तरह की लिस्टिंग्स को बहुत अच्छा रैंक करता था, प्रायोरिटी देता था जो एक्सटर्नल ट्रैफिक लाती थी, लेकिन कमीशन वाला सीन जो था ये पहले नहीं था। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कि अब जो है आपको इस पे कमीशन मिलेगा अगर इस तरह की सेल्स आपकी आती है और आपका प्रोडक्ट भी रैंक करेगा। अब अगली चीज अमेजन ने इंट्रोड्यूस करा है रिसेंटली ही, इसको मैं रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, इसको मतलब काफी टाइम हो गया, लेकिन बहुत चेंज होती जा रही है चीज, टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है, वो है स्टोरेज लिमिट्स। अब पहले क्या होता था कि पहले आप जो था ट्रक भर के जो था इन्वेंट्री अमेजन के वेयरहाउस भिजवा देते थे, अमेजन उसको रख लेता था। अब वो चाहे बिके ना बिके तो आपकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती थी, आप बेचते रहो इन्वेंट्री, अमेजन रखेगा अपने पास। लेकिन टाइम टू टाइम जब अमेजन जिस तरीके से ग्रो करता गया तो अमेजन को ये चीज जो था बहुत ज्यादा सरदर्द बनती गई कि ऐसी इन्वेंट्रीज अमेजन के पास पड़ी हुई थी जो बिक नहीं रही थी। तो उसके बाद अमेजन ने क्या किया कि इस तरह के इन्वेंट्रीज पे अमेजन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी और अमेजन ने दो नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए। पहला रूल ये था कि आप जो है अमेजन पे FBA करते वक्त जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो सबसे पहली शिपमेंट आपके 200 से ज्यादा यूनिट्स नहीं आ सकते, लेकिन इस रूल को अमेजन ने फिर जल्दी ही खत्म कर दिया। और दूसरा रूल जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस किया वो था इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको आप अगर अपने सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पर देखेंगे, मेन जो होम पेज है उस पर आप देखेंगे तो आपको कोने में दिखेगा कि वहां पे आपको इसका इंडेक्स दिख रहा होगा। अब जो FBM कर रहे हैं उनका यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो FBA कर रहे हैं उनका यहाँ डेटा आ रहा होगा जो कि आपकी FBA इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस को दिखाती है कि आपकी FBA की इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अब जब अमेजन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था तो इसकी 350 लिमिट थी, 350 से नीचे अगर आपकी होगी तो आपके इन्वेंट्री रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, अगर 350 से ऊपर रहेगी तो सही है। फिर इसने को अमेजन ने बढ़ा के 500 पे लेके गए और अब दोबारा नीचे लाके 450 पर इसको रोक दिया है। मतलब 450 से नीचे अगर आपका ये इंडेक्स आया तो आप पे इन्वेंट्री रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो इसने आपने इसको खास ख्याल रखना है कि आपके जो ये इंडेक्स है ये 450 से हमेशा ऊपर ही रहे। अगली चीज जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस करवाई है, इसको काफी टाइम हो गया, इसको मैं रिसेंटली नहीं कहूंगा, वो ये है कि आप जो है अपनी इन्वेंट्री अब अमेजन के वेयरहाउस पहुंचने से पहले ही अमेजन पे सेल कर सकते हैं। अब ये चीज ऐसी है कि अब लेट सपोज आप कोई चीज अमेजन पे FBA करके बेच रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री एंड पर आ गई खत्म होने के, आपको ये चीज पता है, आपने पहले से ही अपने सब मैन्युफैक्चरर को इस चीज का ऑर्डर दे दिया था कि आपकी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, तो आप नया ऑर्डर मेरा नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें ताकि मैं इसको FBA भिजवा सकूं, ठीक है। तो आपकी इन्वेंट्री कम रह गई है अमेजन पे, तो अमेजन क्या करेगा कि अमेजन आपको अलर्ट दे देगा कि आपकी इन्वेंट्री कम रह गई है, और अगर आपके नए इन्वेंट्री प्लान रेडी है और आप उसी प्रोडक्ट को अमेजन के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं और वो रास्ते में है, ठीक है, आपने अमेजन को ट्रैकिंग आईडी दी हुई है, तो अमेजन उस ट्रैकिंग आईडी को जज करते हुए, उस ट्रैकिंग प्रोग्रेस को जज करते हुए डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट कितने दिन में यहाँ पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपकी इन्वेंट्री
अमेजन पे एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गई आपकी इन्वेंट्री पहुंचने से पहले, तो अमेजन आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट या इनएक्टिव नहीं करेगा, उसको अलाइव ही रखेगा, बस कस्टमर्स को शो करेगा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और आने वाले रास्ते में, तो आप ऑर्डर प्लेस कर लें, आपका ऑर्डर आ जाएगा, या फिर इसको लेट भी कर देगा। आखिर है तो सब कुछ अमेजन के ही हाथ में, ठीक है। तो ये चीज है जो अमेजन ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस कराई है कि अब जो है आपका अगर एफबीए कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम रह गई और नई इन्वेंट्री आ रही है और अमेजन को पता है कितने दिन में आएगी, तो अमेजन आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव नहीं करेगा, उसको एक्टिव ही रखेगा, ताकि आप जो है और ज्यादा ऑर्डर्स खींच सके और आपका बिजनेस और ज्यादा अच्छे से ग्रो करे। अब अगली जो चीज है वो है अमेजन पे एफबीएम करने वालों के लिए, जो कि अमेजन पे खुद चीजें सेल कर रहे हैं, ना कि एफबीए कर रहे हैं, वो है रिप्लेसमेंट डड्स। अब रिप्लेसमेंट डट्स क्या है कि अब पहले क्या होता था कि रिप्लेसमेंट, जब भी अमेजन पे रिप्लेसमेंट कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता था तो वो आपके पास रिक्वेस्ट आती थी, आपको उसको देख के रिप्लाई देना पड़ता था, सारी बातचीत करनी पड़ती थी खुद ही, और फिर फैसला करना पड़ता था कि उसको रिप्लेसमेंट चाहिए या रिफंड चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि अब कस्टमर जो था डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की कॉल डालता है अमेजन के साथ, वो उसकी सारी बात अमेजन के साथ होती है, ठीक है। अब वो अमेजन के साथ खुद ही बैठ कर डिस्कस कर लेता है कि उसको रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर उसको रिप्लेसमेंट चाहिए होती है तो अमेजन डायरेक्ट ही रिप्लेसमेंट ऑर्डर आपको मैनेज ऑर्डर्स में भेज देता है न्यू ऑर्डर के नाम से, और उसके पास लिखा होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है। आपको क्या करना होता है, बस उसी ऑर्डर को दोबारा से बना के कस्टमर तक भेज देना होता है। अब इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें यह है कि अब आपको रिप्लेसमेंट्स खुद ही नहीं हैंडल करनी पड़ेगी, अमेजन खुद ही आपके लिए रिप्लेसमेंट्स हैंडल कर लेगा। आपको क्या करना है, बस रिप्लेसमेंट बना के बेच के देनी है, और ना आपको किसी कस्टमर सपोर्ट की जरूरत है, ना आपको कस्टमर्स के साथ किसी डिस्कशन की जरूरत है, आपके पास सारी डिटेल्स खुद ही सेलर सेंट्रल में आ जाएंगी। अब अगली चीज जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस कराई है वो है सर्टिफिकेशन अलर्ट। अब सर्टिफिकेशन अलर्ट क्या चीज है कि पहले क्या होता था कि आप अगर कोई प्रोडक्ट एफबीए कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट ढूंढा, प्रोडक्ट की रिसर्च की, मार्केट रिसर्च सब कर लिया, आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स भी कर लिया, सोर्स करने के बाद आपने उसको अमेजन के वेयरहाउस भिजवा भी दिया। अब अमेजन के वेयरहाउस उस प्रोडक्ट के पहुंचते ही अमेजन क्या करता था, आपसे मांगता था कि इस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट कहाँ है, इस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन कहाँ है। अब सर्टिफिकेशन क्या चीज होती है कि अमेजन पे कुछ प्रोडक्ट सेल करते हुए आपको जो है उनकी सर्टिफिकेशन अमेजन को देनी होती है कि आपके पास इनकी सर्टिफिकेशंस हैं, कि जैसे कि अगर आप कोई हैजर्डेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको उनका सर्टिफिकेट हो कि ये प्रोडक्ट जो है हार्मफुल नहीं है। इस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कुछ प्रोडक्ट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, तो अमेजन आपसे वो सर्टिफिकेट मांगता था। अब आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजन के वेयरहाउस आ गई है और आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते थे, और आपके पास अगर वो ना हुए तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता, खासतौर पे अगर वहां पर आपका कोई बंदा नहीं है जो इस इन्वेंट्री को रिसीव करके अपने पास रख ले जब तक आप सर्टिफिकेशंस बना लें। तो इसी चीज को काउंटर करते हुए अमेजन ने जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है सर्टिफिकेशन सोर्सिंग, जिसके थ्रू, जिसमें क्या होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सोर्स एफबीए करना चाह रहे हैं, अमेजन पे सेल करना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त अमेजन आपको पहले ही वार्निंग्स दे देता है, बता देता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको किन किन सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स है, ताकि आप वो सर्टिफिकेट्स पहले से ही हासिल कर लें, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट कल को अगर एफबीए के वेयरहाउस आए भी तो आपके पास सारी सर्टिफिकेशंस हो और आपके प्रोडक्ट, आपके एफबीए के बिजनेस में कोई रुकावट ना बने। अब अगली चीज जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये है कि अमेजन पे आप अब दुनिया में कहीं से भी सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जानते थे कि अमेजन पे पहले काफी सारी कंट्रीज थी जहां से आप सेल कर सकते थे, लेकिन काफी सारी थी जो इनरोल नहीं थी, जैसे कि पाकिस्तान भी इसमें इनरोल नहीं था। अमेजन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म पे इनरोल किया है कि अब आप वहां से भी सेल कर सकते हैं। अब इस चीज के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इनरोल नहीं था, तो ये भी अभी रिसेंटली ही इनरोल हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अमेजन ने रिसेंटली ही जिनको इनरोल किया है, जो कि अमेजन को सेफ लगी कि इन कंट्रीज को अब इनरोल कर लेना चाहिए अपने उस पे प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए। अब अगली चीज जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस कराई है, नया फीचर, नया रूल, जो भी आप इसको कहें, वो है कि अब अमेजन पे ड्रॉप शिपिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन बन गया है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग ना क्या है। जो नहीं जानते मैं बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग ऐसे है कि जैसे कि आप एफबीएम पे, अमेजन पे एफबीएम में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट से खरीदें आधी कीमत पे। जैसे कि अगर आप उसको $30 में बेच रहे हैं और वॉलमार्ट से आप उसी प्रोडक्ट को $15 में खरीद के कस्टमर को भिजवा दें, ठीक है, तो ये चीज ड्रॉप शिपिंग कहलाती है, इसको बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो
तो अब इसमें मसला क्या था जिसकी वजह से अमेजन को इस ये रूल इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, वो ये था कि लेट सपोज आपने कस्टमर को इस तरह का प्रोडक्ट बना के वॉलमार्ट से खरीद के दे दिया और वॉलमार्ट से जिस सेलर से आपने खरीदा उसने उसके अंदर रसीद भी डाल दी। अब आपने रसीद पे देखा कि रसीद पे जो है कस्टमर ने देखा कि रसीद पे $15 लिखा हुआ है और जबकि आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा $30 पे। अब आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसके बाद जो प्रोडक्ट आया वो किसी और सेलर से आया और उसने किसी और सेलर से खरीदा। ये सारी चीज़ें उसने देखी और उसको बहुत सख्त गुस्सा आया, अपने आप बेवकूफ़ सा फील हुआ, उसको इडियट फील हुआ कि मैंने $15 की चीज़ $30 में कैसे खरीद ली और मैंने अगर $30 पे किया मुझे $15 की चीज़ क्यों मिली। ठीक है, ये चीज़ें थी जो अमेजन ने रिसेंटली नोट कर रहा था, तो जिसकी वजह से अमेजन ने ये फीचर इंट्रोड्यूस कराया कि अब जो है आप अगर अमेजन पे सेल कर रहे हो तो आपने जो है प्रोडक्ट के साथ रसीद कभी भी नहीं डाल के कस्टमर को देनी है, कस्टमर के पास कभी रसीद नहीं जानी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर इसी तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके बिजनेस को डैमेज करती हैं, लेट सपोज अगर कस्टमर के पास इसी तरह का प्रोडक्ट रिसीव हो जाए तो उसको इतना बुरा फील हो तो उसको गुस्सा या उसका दुख कहाँ पे निकलेगा, उसका दुख सीधा आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग के रिव्यू पे निकलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ जो कि $15 बचाने के चक्कर में आपके बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, इस वजह से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है कि अब जो है अमेजन पे जो है बिजनेसेस और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगे और प्योरिटी और ज़्यादा अच्छे से बिजनेसेस में आएगी। अब अगली चीज़ जो अमेजन ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस कराई है वो है कस्टमर सपोर्ट FBM सेलर्स के लिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये है कि अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपका 95% जो कस्टमर सपोर्ट होती है या जो भी हैंडल होती है वो सारा FBA खुद ही करता है, अमेजन खुद करता है। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, तो आपको क्या करना होता है कि आपको कस्टमर सपोर्ट खुद देखनी पड़ती है, जो कि अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, ग्रो हो जाए तो आपके लिए सरदर्द बन जाती है, क्योंकि सारा टाइम जो है आपको कस्टमर सपोर्ट में ज़ाया होगा या फिर आपको एक्स्ट्रा बंदे हायर करने पड़ेंगे जो कि आपके कस्टमर सपोर्ट देंगे, कस्टमर्स के मसले हल करें, उनसे बातें करें। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अमेजन ने नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया जिसमें जो है अमेजन FBM के सेलर्स के लिए कस्टमर सपोर्ट को खुद ही हैंडल करेगा अगर आप उनको अलाउ करें तो। अब अगली चीज जो अमेजन ने इंट्रोड्यूस कराई है वो है डोनेट का ऑप्शन। ठीक है, अब डोनेट का ऑप्शन क्या है? डोनेट तो आप जब देखेंगे हर किसी वेबसाइट में डोनेट का ऑप्शन होता ही है, वो क्या है तो एक चैरिटी होती है, लेकिन ये डोनेट डिफरेंट किस्म का डोनेट है। तो जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर यूज करके आपको रिटर्न भेज देता है तो उस प्रोडक्ट को आप रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है यूज हो गया है और जो आप जो है FBA पे न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही वो चीज़ बता दी, इसके लिए क्या हल था। आप उसको रीसेल भी करना चाहिए, रीसेल भी कर सकते हैं, या तो अगर आप उसको रीसेल नहीं करना चाहते और रीसेल में आपको उतना पैसे नहीं मिल रहे, इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना उस पर सर दर्द है, तो आपके लिए ये फीचर बेस्ट है कि आप उस प्रोडक्ट को डोनेट भी कर सकते हैं। अब डोनेट का फीचर जो है वो सिर्फ इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, डोनेट का फीचर और भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। लेट सपोज अगर आपकी कोई इन्वेंट्री है जो कि आपने बहुत सारी बेच दी है और थोड़ी सी रह गई है, अब उस प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म हो गया है, उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, आपसे वो लॉसेस खा रहे हो उस इन्वेंट्री पे, तो आप चाहते हो वो इन्वेंट्री जो है, अब वो इन्वेंट्री आपकी किसी काम की भी नहीं कि उसको आप वापस अपने पास मंगवा ले, तो आप अमेजन को क्या करो, आप अमेजन को पे करो कि यार इस इन्वेंट्री को डिस्पोज कर दो, इस इन्वेंट्री को खत्म कर दो ताकि मैं जो है इस प्रोडक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दूं। ठीक है, या अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट अमेजन पे बहुत ही अच्छे से सेल कर रहे हो लेकिन आपको उस पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लग जाती है, या कोई उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर जो है खुद आ जाता है अमेजन पे सेल करने के लिए और वो अमेजन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अमेजन जो है आप जैसे सेलर जो उनका प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन सबको जो है इनएक्टिव कर दे कि आप अब इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, लेकिन आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजन FBA के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और वो इन्वेंट्री अब आपकी किसी काम की नहीं क्योंकि उस प्रोडक्ट को आप बेच नहीं सकते, तो वहां पे आपका आ जाता है ये वाला फीचर डोनेट का, जिसको आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो बची कुछ इन्वेंट्री है उसको आप अमेजन के डोनेट प्रोग्राम में एनरोल करके उसको डोनेट कर सकते हैं, जो कि अमेजन उसकी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन देगा, रिसीट देगा, जिसको आपको टैक्स एग्जेम्पशन में काम आएगी। तो इससे ये होगा कि आपकी इन्वेंट्री जो होगी आपको डिस्पोजल के कॉस्ट भी बच जाएगी और आपकी इन्वेंट्री जिस तरह की फालतू पड़ी होगी उस पर आपको अमेजन FBA की फीसिस भी नहीं लगेंगी।
अब अगला जो सबसे लास्ट फीचर है, और आप में से बहुत सारे जो नए सेलर्स हैं उनको पता होगा, जो पुराने सेलर्स हैं जो कि 2 साल या 2-3 साल पुराने सेलर्स हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि अब आप अगर अमेजन पे जो है अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो अब आपकी वेरिफिकेशन वीडियो कॉल के थ्रू होती है। अब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ये अमेजन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा, इसको साल 1.5 या 2 होने वाले होंगे। मैंने जब अपना पहला अकाउंट बनाया था जो कि मेरा मेन अकाउंट है, वो जब मैंने अमेजन पे सेल बनाया था तब मुझे इस तरह का कोई फीचर नहीं था। मुझे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड किए थे जिसपे जो था मेरी सारी आइडेंटिफिकेशन हो गई। इस चैनल में मैंने रिसेंटली आप लोगों को बताने के लिए नया अकाउंट साइन अप किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंट आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं, सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा, A to Z मैंने सब कुछ बताया हुआ है। उसकी प्लेलिस्ट में यहाँ टैग कर दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी आप लोग देख सकते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्या होता है कि अब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है कि जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है जिसमें आपको कॉल आती है। आपको कॉल पे उनको उस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। उसका क्या होता है, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अपने पास सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये फीचर है जो रिसेंटली अमेजन ने स्कैमर से बचने के लिए किया, जो कि था कि फोटोशॉप में अपनी फाइल डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट्स बना के अमेजन में फेक अकाउंट्स बना के स्कैम्स कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए अमेजन ने रिसेंटली इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया कि अब आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक साइन अप नहीं किया, उसको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन किस तरीके से हो सकती है। इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो सारे फीचर्स और जो अमेजन पे रिसेंटली ही चेंज हुए हैं पिछले 1-1.5 साल के बाद, या कुछ फीचर्स जैसे जो 2 साल पहले भी चेंज हुए। ये थे वो सारे फीचर्स जो रिसेंटली ही चेंज हुए हैं जिन पे आप लोगों को गौर करने की जरूरत है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मेरी बात समझ नहीं है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखे, मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई फीचर अगर मुझसे मिस हो गया हो या कोई चीज है जो मैंने गलत कह दी हो तो वो भी आप लोगों को मुझे बताकर मेरी भी नॉलेज सही कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। मेरे अकाउंट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन की वार्निंग जो मुझे आई थी उसको मैंने किस तरीके से फिक्स किया उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। अगर आप अपनी नई लिस्टिंग्स पर जो है रिव्यूज हासिल करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान और यह है जमान स्पेदर्स। अल्लाह हाफिज।